Hello students, myself Dr. Himani, Assistant Professor in Economics in Dayanand Mahila Mahavidyalaya, Kurukshetra. In this video lecture, we will study short-run cost curve under traditional theory of cost. इस वीडियो लेक्चर में हम परंपरावादी लागत सिद्धांत में अल्पकालीन लागत वक्रों की व्याख्या करेंगे. So question we are going to discuss here is explain short period cost of production. अल्पकालीन लागत वक्रों की व्याख्या करें. Explain interrelation between these costs. इन लागतों में आपस में क्या संबंध है उसे explain करें. Why short run average cost is U shaped और अल्पकालीन औसत लागत वक्र U आकार की क्यों होती है इसे explain करें. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, शॉर्ट रन कॉस्ट एंड लॉन्ग रन कॉस्ट. इस वीडियो लेक्चर में हम सिर्फ शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व, ट्रेडिशनल थ्योरी के अकॉर्डिंग जो शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व है उसे एक्सप्लेन करेंगे. शॉर्ट रन में प्रोडक्शन की कॉस्ट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया. फर्स्ट टोटल कॉस्ट, सेकेंड इज एवरेज कॉस्ट एंड थर्ड इज मार्जिनल कॉस्ट. टोटल कॉस्ट फर्दर दो पार्ट में डिवाइड की जाती है, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट. लाइकवाइज एवरेज कॉस्ट के भी 2 टाइप है, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. मार्जिनल कॉस्ट क्योंकि ये एडिशनल यूनिट की कॉस्ट है तो इसके 2 टाइप्स नहीं होते, ये सिंपल मार्जिनल कॉस्ट ही होती है. तो हम अपने सबसे पहले कॉस्ट से स्टार्ट कर रहे हैं. टोटल कॉस्ट. टोटल कॉस्ट कुल लागत. Total cost is the expenditure incurred in producing given volume of output. किसी भी वस्तु का जो टोटल आप उत्पादन कर रहे हो, कुल आप उत्पादन कर रहे हो, उसे करने पर आपने जितने पैसे टोटल खर्च किए, जितना आपका खर्च आया वो आपकी कुल लागत है. टोटल कॉस्ट दो तरह की होती है. सबसे पहली है फिक्स कॉस्ट जिसे स्थिर लागत कहा जाता है और दूसरी है वेरिएबल कॉस्ट परिवर्तनशील लागत. हमें नाम से ही पता चल रहा है फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट है जो फिक्स रहती है, स्थिर रहती है. वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट है जो चेंज होती रहती है. तो हम इसे डिटेल में डिस्कस करते हैं कि फिक्स कॉस्ट क्या है और वेरिएबल कॉस्ट क्या है. सबसे पहले बात आती है फिक्स कॉस्ट की, स्थिर लागत की. फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट है जो एक फर्म फिक्स फैक्टर के लिए इंकर करती है. जो स्थिर साधनों की लागत है उसे आप स्थिर लागत कहते हो. आप जब भी किसी कमोडिटी की प्रोडक्शन करते हो तो दो तरह के फैक्टर यूज होते हैं. कुछ फैक्टर हमारे फिक्स होते हैं और कुछ फैक्टर वेरिएबल्स होते हैं. फिक्स फैक्टर वो फैक्टर हैं जिनके लिए आपने एक्सपेंडिचर करना ही है, चाहे आप प्रोडक्शन करो या ना करो. मान लो आपने अपना एक प्लांट लगाया, आपके पास लैंड नहीं थी, आपने लैंड रेंट पे ली. अब आप लैंड के ऊपर प्रोडक्शन कर रहे हो या नहीं कर रहे, आपको उसके ऊपर रेंट पे करना ही पड़ेगा. तो ये रेंट ऑफ द बिल्डिंग या रेंट ऑफ द लैंड जो होगा वो आपकी फिक्स कॉस्ट होगी. सपोज आपने इन्वेस्टमेंट के लिए बैंक से लोन लिया. अब आप उस लोन से आगे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या नहीं कर रहे, आप प्रोडक्शन 0 की करते हो, 1 की करते हो, 1000 की करते हो, इसका कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा बैंक को इंटरेस्ट देने पे. हर मंथ या एनुअली जो भी आपके साथ एग्रीमेंट है आपको बैंक को इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा. तो कुछ फैक्टर्स जो हमारे फिक्स हैं उनकी जो कॉस्ट है वो आपकी फिक्स कॉस्ट है. आपने परमानेंट एम्प्लॉयज काम पे रखे, आप परमानेंट एम्प्लॉय से काम करवा रहे हो या नहीं करा रहे, उनको कंपनसेशन आपको पे करना पड़ता है. बिल्डिंग का रेंट हर मंथ आपको देना होगा, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट आपको देना होगा और अगर कुछ लाइसेंस की फीस है तो ये भी आपकी फिक्स कॉस्ट में काउंट की जाती है. क्योंकि फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट है जो आपको पे करनी ही है, चाहे आप प्रोडक्शन कर रहे हो या नहीं कर रहे. तो इसीलिए फिक्स कॉस्ट हमेशा सेम रहती है. हम एक टेबल और डायग्राम से इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं. सपोज आपने 0 आउटपुट प्रोड्यूस किया. 0 आउटपुट मतलब आप प्रोडक्शन नहीं कर रहे. मान लो इस केस में फिक्स कॉस्ट 10 है. अब जैसे जैसे आपकी प्रोडक्शन बढ़ती जाएगी उसके साथ फिक्स कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आएगा. फिक्स कॉस्ट हमेशा सेम रहेगी 10. मान लो ये बिल्डिंग का किराया है, रेंट है, तो बिल्डिंग का रेंट हमेशा सेम रहेगा चाहे आप बिल्डिंग में जितनी मर्जी प्रोडक्शन करो. और अगर आप प्रोडक्शन नहीं भी करते तब भी आपको ये फिक्स कॉस्ट 10 की पे करनी ही है. क्योंकि फिक्स कॉस्ट हमेशा सेम रहती है. तो आप इसका डायग्राम ड्रॉ करते हुए एक्स एक्सिस पे हमने लिया है आउटपुट को, वाई एक्सिस पे हमने लिया है कॉस्ट को.
ये लेवल है 10 का। आउटपुट हमारे 8 तक थे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हमने ये पॉइंट्स लिए। एट ऑल लेवल, हर लेवल के ऊपर हमारी फिक्स कॉस्ट, ये जो कॉस्ट है वो फिक्स है, स्थिर है 10। तो 10 से हमने एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ले ली, ये हमारी फिक्स कॉस्ट है, स्थिर लागत है। सेकंड आ जाती है आपकी वेरिएबल कॉस्ट, परिवर्तनशील लागत। वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट है जो आउटपुट के इंक्रीज होने के साथ इंक्रीज होती है और आउटपुट के डिक्रीज होने के साथ डिक्रीज होती है। अगर आप जीरो आउटपुट करते हो तो ये कॉस्ट भी जीरो होगी। फॉर एग्जाम्पल, रॉ मटेरियल पे जो आप एक्सपेंडिचर कर रहे हो, कच्चे माल के ऊपर आपने जो खर्च किया, अगर आप प्रोडक्शन नहीं करते तो कच्चे माल के ऊपर आप कुछ भी पैसे खर्च नहीं करोगे, ये कॉस्ट जीरो होगी। जैसे जैसे आप ज्यादा प्रोडक्शन करते जाओगे वैसे वैसे आपको ज्यादा रॉ मटेरियल की जरूरत होगी, तो आपका एक्सपेंडिचर भी बढ़ता जाएगा। तो आपके प्रोडक्शन के आउटपुट के इंक्रीज होने के साथ ये कॉस्ट इंक्रीज होती है, डिक्रीज होने के साथ ही ये डिक्रीज होती है। एंड एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट दिस वेरिएबल कॉस्ट इज जीरो, और जीरो उत्पादन के ऊपर ये जीरो होती है। तो इसके एग्जाम्पल है रॉ मटेरियल के ऊपर जो आप एक्सपेंड करते हो, फ्यूल के ऊपर जो आप एक्सपेंडिचर करते हो, कैजुअल लेबर, टेम्परेरी लेबर अगर आप काम पे लगाते हो तो जब आप उनसे काम ज्यादा कराओगे, ज्यादा पे करोगे, नहीं कराओगे तो उन्हें पे नहीं करोगे। इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंडिचर वो भी आपका वेरिएबल कॉस्ट है, आप जितनी ज्यादा प्रोडक्शन करोगे इलेक्ट्रिसिटी का बिल उतना ही ज्यादा आएगा, तो ये आपकी वेरिएबल कॉस्ट में होगा। वेरिएबल कॉस्ट को हम टेबल और डायग्राम की हेल्प से एक्सप्लेन करेंगे। वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट है जो आउटपुट के जीरो लेवल पे जीरो होती है। जब आउटपुट 1 है तो ये कॉस्ट 10 है। एट आउटपुट लेवल 2 दिस कॉस्ट इज 18। जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता जा रहा है ये कॉस्ट भी आप देखेंगे इंक्रीज हो रही है। तो ये इंक्रीज किस तरह से है, ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। 10 8 6 4 4 6 8 एंड 10, हमने किस तरह का ये गैप लिया। इनिशियली हम जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज करते हैं वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होती है, परिवर्तनशील लागत बढ़ती है, लेकिन इसके बढ़ने की दर कम होती है। जैसे पहले ये कॉस्ट इंक्रीज हुई 10, फिर इंक्रीज 6 का है, देन 4 का है, फिर उसके बाद अगेन 4 का है, और उसके बाद दोबारा से ये इंक्रीजिंग रेट से बढ़ना शुरू हो जाती है 6 8 एंड 10। तो ये बात यहाँ पे ध्यान रखने वाली है कि जो हमारी वेरिएबल कॉस्ट है, अगर आप प्रॉपर पॉइंट टू पॉइंट भी से ड्रॉ करते हो, एक्स एक्सिस पे आपने आउटपुट लिया, वाई एक्सिस पे आपने कॉस्ट ली, तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट की शेप इस तरह की बनेगी। स्टार्टिंग में ये इंक्रीजिंग रेट से बढ़ती है, फिर कांस्टेंट रेट से, और उसके बाद दोबारा से ये पहले ये डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज होती है, घटती हुई दर से बढ़ती है, उसके बाद कांस्टेंट रेट से, और उसके बाद अचानक से ये इंक्रीजिंग रेट से बढ़ना शुरू हो जाती है। तो ये हमारी वेरिएबल कॉस्ट कर्व की शेप है। अब टोटल कॉस्ट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। टोटल कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए अगर आप कुल लागत निकालना चाहते हो, क्योंकि इसके दो पार्ट थे, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, तो अगर आप इन दोनों को प्लस कर देते हो तो वो आपकी टोटल कॉस्ट आती है। तो किस तरह की है आपकी टोटल कॉस्ट, ध्यान से देखना। हम टेबल और डायग्राम से इसे एक्सप्लेन कर रहे हैं। सबसे पहले हमने कॉलम में लिया आउटपुट, पिछले दोनों टेबल में हमने 0 से लेके 8 तक आउटपुट लिया था, सेम वही लेवल। फिक्स कॉस्ट हमने अज्यूम की थी 10, वेरिएबल कॉस्ट का जो हमने टेबल बनाया 0 10 18 24 28 32 38 46 56। नाउ व्हाट इज टोटल कॉस्ट, कुल लागत क्या है। टोटल कॉस्ट इज द सम ऑफ फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। अगर आप स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत को प्लस कर देते हो तो आपकी कुल लागत आती है। तो आप कैसे ऐड करोगे, 10 प्लस 0 10, 10 प्लस 10 20, 10 प्लस 18 28, 10 प्लस 24 34, 38 42 48 56 एंड 66, ये हमारी टोटल कॉस्ट है। अब हम इसे डायग्राम में ड्रॉ करेंगे। हमने एक सिंगल डायग्राम के अंदर तीनों कॉस्ट को शो करना है। एक्स एक्सिस पे सेम हमने आउटपुट को शो किया, वाई एक्सिस पे हम कॉस्ट लेके चल रहे हैं। सबसे पहले हमने फिक्स कॉस्ट ली, जो कि हमने पीछे भी बनाई थी। एक्स एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है फिक्स कॉस्ट, क्योंकि फिक्स कॉस्ट आउटपुट के हर लेवल पे फिक्स रहती है। वेरिएबल कॉस्ट आउटपुट के 0 लेवल पे 0 थी, तो सेम हमने वेरिएबल कॉस्ट कर्व की शेप बना दी जो हमने लास्ट डायग्राम में बनाई थी। अब टोटल कॉस्ट इन दोनों को प्लस करके आ रही है। जब आउटपुट का लेवल 0 है
तो हमारी टोटल कॉस्ट सेम फिक्स कॉस्ट के इक्वल है 10। उसके बाद हर केस में 10 एडिशनल ऐड हो जाता है, तो आपकी टोटल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट के लेवल से स्टार्ट होती है और सेम वेरिएबल कॉस्ट के पैरेलल बनाई जाती है। ये आपकी है टोटल कॉस्ट। यहाँ ध्यान रखने वाली बात ये है कि जब आउटपुट का लेवल 0 होता है तो उस केस में आपकी टोटल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट इक्वल होती हैं, इसीलिए टोटल कॉस्ट इसी पॉइंट से स्टार्ट हुई है जहां से आपने अपनी फिक्स कॉस्ट ली थी। सेकेंड पॉइंट हमारा आ जाता है एवरेज कॉस्ट, औसत लागत। औसत लागत, एवरेज कॉस्ट, ये पर यूनिट आउटपुट की कॉस्ट है। एक वस्तु के उत्पादन की जो लागत है उसे औसत लागत कहा जाता है। औसत लागत एवरेज कॉस्ट निकालने के लिए आप टोटल कॉस्ट को आउटपुट से डिवाइड कर दोगे। एक फार्मूला तो एवरेज कॉस्ट का ये है कि अगर आपको एवरेज कॉस्ट बतानी है तो आपने टोटल कॉस्ट को आउटपुट से डिवाइड कर देना है। टेबल से हम इसे एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। हमने आउटपुट का सेम वही लेवल लिया 0 to 8, हर केस में हम सेम टेबल ले रहे हैं। टोटल कॉस्ट अभी जो हमने कैलकुलेट की थी फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट को प्लस करके 10, 20, 28, 34, 38, 42, 48, 56, 66। नाउ एवरेज कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगी? टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय आउटपुट। 10 को आप 0 से डिवाइड करोगे, किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करोगे तो वो क्या आता है? इन्फिनिटी के इक्वल। तो इन्फिनिटी जिसे आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, डिफाइन नहीं कर सकते। 20 डिवाइड बाय 1 इज 20, 28 डिवाइड बाय 2 इज 14, 34 डिवाइड बाय 3 इज 11.3, 38 डिवाइड बाय 4 इज 9.5, 8.4, 8, 8 एंड 8.2। टेबल से क्या क्लियर है? इनिशियली ये कॉस्ट कम होती है, उसके बाद कांस्टेंट और देन इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो पहले ये कॉस्ट कम होगी, फिर कांस्टेंट और फिर इंक्रीज होने लगेगी। इस तरह की बनेगी आपकी एवरेज कॉस्ट। आगे हम प्रॉपर इसका डायग्राम भी ड्रॉ करेंगे। तो एवरेज कॉस्ट एक तो आपने इस तरह से निकाली कि आपने टोटल कॉस्ट को डिवाइड किया आउटपुट से, तो आपने रिजल्ट क्या देखा? आउटपुट के इंक्रीज होने के साथ साथ ये कॉस्ट पहले कम होती है, उसके बाद ये कॉस्ट कांस्टेंट हो जाती है और फिर इंक्रीज होना शुरू हो जाती है, फिर बढ़ने लगती है और इसकी शेप कैसी बन जाती है? यू शेप। एवरेज कॉस्ट को हम एक अलग तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे टोटल कॉस्ट के 2 टाइप थे तो एवरेज के भी 2 टाइप होते हैं, एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो अगर आप एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को प्लस कर देंगे तब भी आपकी एवरेज कॉस्ट आ जाती है। पर सबसे पहले हम देखेंगे कि एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या है और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या है। तो सबसे पहले बात आती है एवरेज फिक्स कॉस्ट की। एवरेज फिक्स कॉस्ट औसत स्थिर लागत प्रति इकाई स्थिर लागत है। एक यूनिट की जो फिक्स कॉस्ट है वो आपकी एवरेज फिक्स कॉस्ट है। अभी जैसे हमने देखा कि हमने एसी निकाला था, एवरेज कॉस्ट निकाली तो हमने टोटल कॉस्ट को आउटपुट से डिवाइड किया। उसी तरह से अगर आपको एवरेज फिक्स कॉस्ट बतानी है तो आप फिक्स कॉस्ट को आउटपुट से डिवाइड कर देंगे। तो हम यहाँ पे एवरेज फिक्स कॉस्ट के लिए क्या करेंगे? आउटपुट फिक्स कॉस्ट और एएफसी को कैलकुलेट करेंगे। आउटपुट 0 से लेके 8 तक, फिक्स कॉस्ट 8, एएफसी एफसी को आउटपुट से डिवाइड, 10 डिवाइड बाई 0 इन्फिनिटी, 10 डिवाइड बाई 1 10, देन 5, 3.3, 2.5। हर केस में हमने क्या किया? जो भी फिक्स कॉस्ट का लेवल था आउटपुट से उसे डिवाइड कर दिया, उसे उत्पादन से भाग कर दिया। जैसे ये लास्ट है 10, 10 को किससे डिवाइड किया? 8 से, और वैल्यू कितनी आई? 1.2। तो यहाँ रिजल्ट क्या है? एएफसी कम हो रही है, लगातार कम होती जा रही है, पर बाद में इसके डिमिनिश होने का जो रेट है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। पहले ये एकदम से कम होती है, अचानक से कम होती है इंक्रीजिंग रेट से, और उसके बाद इसके कम होने का रेट कम हो जाता है। तो इस तरह की शेप बनती है आपकी एएफसी की, एवरेज फिक्स कॉस्ट की। आप इसकी प्रॉपर शेप अगर बनाना चाहते हैं तो आप डायग्राम पॉइंट टू पॉइंट बना सकते हैं। एक्स एक्सिस पे सारे आप आउटपुट के पॉइंट्स लेंगे, वाई एक्सिस के ऊपर आप एएफसी के पॉइंट को शो करेंगे और एएफसी को प्लॉट कर लेंगे। देन थर्ड हमारी आ जाती, सेकंड हमारी आ जाती है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, औसत परिवर्तनशील लागत। इट इज द रेशियो ऑफ वेरिएबल कॉस्ट एंड आउटपुट पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट इज कॉल्ड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। प्रति इकाई परिवर्तनशील लागत को औसत परिवर्तनशील लागत कहा जाता है। जैसे एएफसी का फार्मूला एफसी डिवाइड बाय आउटपुट था, वैसे ही एवीसी का फार्मूला है वीसी डिवाइड बाय आउटपुट।
आउटपुट। तो यहाँ पे हम एबीसी कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, सबसे पहले हमने लिया आउटपुट, सेम वही आउटपुट 0 to 8। वेरिएबल कॉस्ट जो हमने सबसे पहले टेबल में ली थी सेकेंड नंबर पे 0, 10, 18, 24 वही टेबल लिया। एबीसी हमने कैलकुलेट की तो एबीसी कैसे आई, 0 डिवाइड बाई 0 आप कुछ भी नहीं लेंगे, इससे ब्लैंक छोड़ देंगे। 10 डिवाइड बाई 1 10, 18 डिवाइड बाई 2 9, 24 डिवाइड बाई 3 8, देन 7, 6.4, 6.3, उसके बाद हमारा लेवल आ जाएगा नेक्स्ट अपना 6.5, देन 7। तो यहाँ से ये अगर आप प्लॉट करते हो तो एबीसी की शेप भी यू शेप की तरह ही कुछ बनती है, इस तरह जैसे टिक की शेप होती है। पहले ये डिक्रीज, फिर उसके बाद ये इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये शेप हमारी है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की। Now what is the relation between AC, AFC and ABC? AC, AFC और ABC में क्या रिलेशन है? अगर आपको एवरेज कॉस्ट बतानी है तो आपने एक फार्मूला देखा कि आपने टोटल कॉस्ट को आउटपुट से डिवाइड किया। दूसरा फार्मूला है एवरेज कॉस्ट के लिए, आप एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को प्लस करके भी एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ हम सेकेंड मेथड से एसी निकालते हैं, वैल्यू हर केस में सेम आती है चाहे आप जो मर्जी मेथड यूज करो। तो हमने फर्स्ट में 1 to 8, 0 हमने छोड़ दिया क्योंकि 0 के केस में एएफसी और एबीसी नॉट डिफाइंड था, उसे हम निकाल ही नहीं सकते थे। एएफसी लिया हमने सेकेंड कॉलम में, थर्ड में एबीसी और फोर्थ में हम एसी, इन दोनों को प्लस करके लेंगे। तो पहला लेवल आएगा 10 + 10 20, देन 14, 11.3, 9.5, 8.4, 7.9, 7.9, 7.2। तो ये आपकी किस तरह की वैल्यूज आई हैं, अगर आप इनको प्लॉट करते हो, यहाँ पे मिस्टेक है, इसे आपको सही करना पड़ेगा। ये वैल्यू आएगी 8.2, 7.2 नहीं है। इनिशियली एसी डिक्रीज होती है, उसके बाद ये कांस्टेंट है और देन ये इंक्रीज होना शुरू हो जाती है, बढ़ना शुरू हो जाती है। तो अगर आप इसका डायग्राम बनाते हो तीनों का इकट्ठा तो ये कैसे बनता है, सबसे पहले आपने एएफसी लिया, एएफसी आपका कैसा था, डिक्रीज, उसके बाद डिक्रीज ही है लेकिन पहले इंक्रीजिंग रेट से फिर डिक्रीजिंग रेट से। एबीसी की शेप हमने बनाई, ये हमारा एबीसी है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब एसी इन दोनों का सम है तो एसी पहले तो कम हो रहा है, फिर ये बढ़ना शुरू हो जाता है, लेकिन एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि ये गैप पहले ये ज्यादा है और धीरे धीरे ये गैप कम होता जाएगा। तो एवरेज कॉस्ट भी कैसे बनी आपकी, यू शेप की। और ये यू शेप की क्यों बनी, क्योंकि इनिशियली एएफसी भी कम हो रहा था, एबीसी भी कम हो रहा था, तो एसी भी कम हो रहा था। एक लेवल के बाद एबीसी बढ़ना शुरू हो जाता है, एएफसी तब भी कम है लेकिन एएफसी के कम होने की दर, इसके डिमिनिश होने का रेट कम है, पर एबीसी बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हो जाता है क्योंकि एसी इन दोनों को प्लस करके आता है। तो इस लेवल के बाद एसी भी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। तो हमारा जो एसी है वो इन दोनों की शेप की वजह से भी यू शेप का बनता है। थर्ड कॉस्ट हमारी आ जाती है मार्जिनल कॉस्ट, सीमांत लागत। मार्जिनल कॉस्ट क्या है, मान लो आपने एक एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस किया, सपोज आप पहले 10 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे थे, 10 की कॉस्ट आपकी 100 थी, आपने एक एडिशनल यूनिट बनाई, एक एडिशनल बनाई तो 11 यूनिट्स हो गई और टोटल कॉस्ट आपकी हो गई 105, 105। तो 1 एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करने की वजह से आपकी टोटल कॉस्ट में जो चेंज आया, कितना चेंज आया यहाँ पे 5 का, इस 5 को बोला जाएगा मार्जिनल कॉस्ट। नाउ व्हाट इज मार्जिनल कॉस्ट, इट इज द चेंज इन टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1 एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी। जब आप वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करते हो तो उसकी वजह से आपकी कुल लागत में जो परिवर्तन आता है वो परिवर्तन आपका सीमांत लागत है। तो सीमांत लागत का फार्मूला क्या है, टोटल कॉस्ट n माइनस टोटल कॉस्ट n माइनस 1। n इकाइयों की कुल लागत में से इसकी पहले वाली इकाइयां क्या होंगी, n माइनस 1, उनकी टोटल कॉस्ट को माइनस कर दिया जाएगा। या फार्मूला लिख सकते हो, चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन आउटपुट, कुल लागत में परिवर्तन डिवाइड बाय कुल उत्पादन में परिवर्तन। तो क्योंकि यहाँ पे टोटल कॉस्ट यूज है तो हम मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, विद द हेल्प ऑफ टोटल कॉस्ट। अगेन हमने टेबल वही लिया, आउटपुट 0 से 8, टोटल कॉस्ट जो हमने सबसे पहले पॉइंट में लिया था, इस फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट को प्लस करके अब एमसी है
टोटल कॉस्ट में क्या चेंज आया? पहले केस में कुछ भी चेंज नहीं है। सेकंड में क्या चेंज है? 20 में से 10 माइनस किया 10, 28 में से 20 माइनस किया 8, 34 में से 28 माइनस किया 6, 34 में से 34 माइनस किया 4, 42 माइनस 38 4, 42 माइनस 42 6, 56 माइनस 48 8, 66 माइनस 56 10। ये वही गैप आया जब मैंने आपको बोला था कि हमने वेरिएबल कॉस्ट कैसे ली थी, इसी गैप के अकॉर्डिंग हमने ली थी। इनिशियली हमने लिया था डिमिनिश रेट, फिर कांस्टेंट, फिर इंक्रीजिंग, तो आपकी मार्जिनल कॉस्ट उसी गैप के इक्वल आ चुकी है। कैसी है ये? इनिशियली ये डिक्रीज हो रही है, फिर कांस्टेंट है और उसके बाद इंक्रीज होने लगती है। तो जब आप इसका डायग्राम प्लॉट करेंगे, आप लोग प्रॉपर पॉइंट टू पॉइंट डायग्राम बना सकते हैं, तो आपकी मार्जिनल कॉस्ट की शेप भी कैसी आ जाएगी? पहले आउटपुट के साथ साथ ये इंक्रीज होती है, फिर कांस्टेंट है और उसके बाद इंक्रीज। तो एमसी की शेप भी एसी की तरह कैसी बन जाती है? यू शेप की बन जाती है। What is the relation between AC and MC? अब AC और MC में रिलेशन क्या है? हमने देखा AC भी U शेप की है, MC भी U शेप की है, तो दोनों में रिलेशन क्या है? एवरेज कॉस्ट कर्व U शेप का कर्व होता है, मार्जिनल कॉस्ट कर्व भी U शेप का कर्व है, लेकिन AC के मिनिमम पॉइंट से ये इसे कट करके जाता है, न्यूनतम बिंदु से ये इसे काट के जाएगा। रिलेशन क्या है? जब AC कम हो रही है, डिमिनिश हो रही है, तो उस केस में MC भी कम हो रही होती है। MC का मिनिमम पॉइंट AC के मिनिमम पॉइंट से पहले आता है। जब AC इंक्रीज होना शुरू होती है तो MC भी इंक्रीज होने लगती है, लेकिन इस केस में MC का नंबर, MC की इंक्रीज होने का रेट AC से ज़्यादा होता है, MC AC से ज़्यादा होती है। जब डिक्रीज हो रही थी, कम हो रही थी, उस केस में AC भी कम हो रही थी, MC भी कम हो रही थी, लेकिन AC MC से ग्रेटर थी। ये है आपकी एवरेज कॉस्ट यू शेप की। इसके मिनिमम पॉइंट से मार्जिनल कॉस्ट इसे कट करेगी। MC का मिनिमम पॉइंट पहले आएगा, AC का मिनिमम पॉइंट बाद में आएगा। AC के मिनिमम पॉइंट से MC इसे कट करके जाएगी। जब AC कम हो रही है तो MC भी कम हो रही है, लेकिन MC AC से कम है। लेकिन जब AC इंक्रीज होना लगती है, MC भी इंक्रीज होने लगती है, उस केस में MC AC से ग्रेटर हो जाती है, उससे बड़ी हो जाती है। ये रिलेशन है इनमें। एक और रिलेशन है कि चाहे आपको AC निकालनी है या MC निकालनी है, आप टोटल कॉस्ट की हेल्प लोगे। एवरेज कॉस्ट के लिए फार्मूला टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय आउटपुट है, और मार्जिनल कॉस्ट के लिए टोटल कॉस्ट n माइनस टोटल कॉस्ट n माइनस 1, या एक और फार्मूला हमने पढ़ा था चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन आउटपुट। तो दोनों में से आप कोई भी फार्मूला यूज कर सकते हो। लास्ट पॉइंट आपका आ जाता है कि AC U शेप की कर्व क्यों है। एक रिलेशन तो अभी हमने पढ़ा कि एवरेज कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को प्लस करके आती है, इसीलिए ये U शेप की कर्व होती है, जो कि हमने यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया है। रिलेशन बिटवीन AC, AFC एंड ABC, बिल्कुल सेम ये वही पॉइंट आ जाएगा। लेकिन जो अगला पॉइंट है वो है इफेक्ट ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, घटते बढ़ते अनुपात के नियम की वजह से ये यू शेप है। एवरेज कॉस्ट कर्व की यू शेप का एक रीजन ये है कि आप जैसे जैसे प्रोडक्शन को बढ़ाते हो, तो उत्पादन को बढ़ाते हो, तो उसके ऊपर परिवर्तनशील उत्पादन का नियम लागू होता है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एप्लीकेबल होता है। क्या है ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन हमें ये बताता है कि हम जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज करते हैं, स्टार्टिंग में हमारी प्रोडक्शन की कॉस्ट कम होती है, उत्पादन की लागत कम होती है, क्योंकि हमें कच्चा माल सस्ता मिलने लगता है, कई तरह की हमें फैसिलिटीज मिलने लगती हैं, जिसकी वजह से हमारी कॉस्ट डिमिनिश हो रही है, रिटर्न प्रॉफिट्स हमारे बढ़ने लगते हैं। एक लेवल के बाद यही कॉस्ट कांस्टेंट हो जाती है, रिटर्न कांस्टेंट हो जाते हैं। उस लेवल के बाद भी अगर आप आउटपुट को और इंक्रीज करते हो तो आपके लिए वही सब मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। धीरे धीरे आपके प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़नी शुरू हो जाती है और रिटर्न आपके डिमिनिश होने लगते हैं, जिसकी वजह से आपकी AC U शेप की बनती है, क्योंकि एक लेवल तक तो कॉस्ट कम हो रही है, उसके बाद कॉस्ट कांस्टेंट है, और अगर उसके बाद भी आउटपुट को इंक्रीज किया जाए तो कॉस्ट इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। और ये शेप कैसी बन जाएगी? इनिशियली कॉस्ट कम, देन कांस्टेंट, उसके बाद इंक्रीज, AC की शेप हमारी बन जाएगी U शेप। तो इन दो रीजंस की वजह से हमारी जो एवरेज कॉस्ट कर्व है वो U शेप की कर्व होती है।
Thank you so much.